सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि थ्री हेडेड बिस्ट को देखकर सभी डर गए थे, क्योंकि प्राचीन समय के युद्ध के दौरान उसने कई सारे शहरों को बर्बाद कर दिया था और वो यहाँ पर सभी की टेक्निक्स को चुराने आया था। इसीलिए उसने सभी के अंदर अपने टेंटिकल्स को फंसा दिया, पर वो शियाओ की बॉडी को भी भेद नहीं पाया और टाइम पावर से शियाओ ने उसे दूर कर दिया। थ्री हेडेड बिस्ट समझ चुका था कि वह इसे मार नहीं सकता, इसीलिए उसे अलग जगह पर लेकर गया, पर उसकी चाल उल्टी पड़ गई, क्योंकि अकेले में शियाओ अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल कर सकता था। उसने उसका एक सर काट डाला और नष्ट कर दिया। शियाओ के पास गोडेस लियू की पावर थी, जिससे नाइन हेडेड बिस्ट अपनी पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल करने के बावजूद भी जीत नहीं पा रहा था और शियाओ ने उसके दूसरे हेड को भी नष्ट कर दिया। स्पाइडर हेड ने अपने कई सारे बेबी स्पाइडर के रूप में खुद को बदल लिया, जिससे उसने शियाओ को ब्लड ट्रैप में फंसाने की कोशिश की, पर शियाओ ने आसानी से उस ट्रैप को भी तोड़ दिया और उसे पूरी तरीके से खत्म कर दिया था। नेदर वर्ल्ड की लेडी पेटिशनर ने जब ये देखा तो हैरान हो गई। उसे मोदाओं पर काफी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसने अपने कबीले को धोखा दिया, इसीलिए वो उस बैटल रियल्म को बर्बाद करने लग गई थी। फिर अब हम देखते हैं कि शियाओ लगातार एक अलग ही जगह पर गिरता ही जा रहा था और उसकी बॉडी से एनर्जी पार्टिकल के रूप में लगातार निकलती जा रही थी। शियाओ को अचानक होश आ जाता है। वो अपनी ऐसी हालत देख हैरान था। वो महसूस करता है कि उसकी बॉडी मानो नष्ट हो रही है, पर उसकी सोल बची हुई थी। तभी उसे पास में समय के एक टुकड़े यानी टाइम फ्रेगमेंट के होने का एहसास होता है और वो जैसे ही पास में टच करता है तो पास्ट की कुछ झलक दिखाई देती है। जब उस नेदर वर्ल्ड की लेडी पेटिशनर ने जब बैटल रियल्म पर हमला किया तो सभी पेटिशनर भागकर बाहर आ रहे थे। वो लेडी पेटिशनर काफी गुस्से में थी कि मोदाओ, तुमने हमें धोखा दिया। हमारे इमोर्टल लॉर्ड को रुष्ट करने की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। अभी हम तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, पर जब पूरे नेदर वर्ल्ड की फौज यहाँ आएगी, हम तुम नाइन हेवन एंड टेन रियल्म की पूरी दुनिया को भी बर्बाद कर देंगे। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। सभी पेटिशनर बाहर आ गए थे। तभी टेन रियल्म डायग्राम में से एक तेज एनर्जी बाहर आती है और एक पोर्टल खुल जाता है। ये सभी लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी की तरह था। थर्ड एल्डर सभी पेटिशनर को बताते हैं कि ये टेन रियल्म डायग्राम हेवन एंड अर्थ के नियमों के द्वारा ब्लेस्ड है, इसीलिए तुम सभी लोगों को इस पोर्टल में जाने से महान अवसर प्राप्त हो सकते हैं, पर सौभाग्य और दुर्भाग्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसीलिए अंदर जाने से तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। इसीलिए तुम इसमें जाना चाहते हो या नहीं, ये तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड करेगा। जब सभी पेटिशनर ट्रेजर के लालच में उसके अंदर चले जाते हैं और शियाओ भी उसके अंदर चला गया था और यही वजह थी कि वो उस अजीब जगह पर आ गया था। तभी कई सारे लाइट पार्टिकल मिलने लगते हैं। ये दरअसल लाइट फ्रेगमेंट का रिफ्लेक्शन था, जिससे वहाँ टाइम रिवर क्रिएट हो जाता है और एक ब्लैक होल भी वहाँ मौजूद था। उस टाइम रिवर में कई सारे लोगों की सोल फंसी हुई थी और धीरे धीरे उन सभी की बॉडी नष्ट हो रही थी और कई सारे डार्क प्रिजन उस टाइम रिवर में गिर रहे थे और वो डार्क प्रिजन भी नष्ट हो रहे थे। शियाओ को एहसास होता है कि आखिर इस जगह पर डार्क जेल भी दिखाई दे रही है। क्या ये जगह सचमुच मौजूद है या सिर्फ एक भ्रम है? तभी एक तेज रोशनी उसकी तरफ आती है और वो वहाँ से सीधे एक महल में पहुँच गया, जहाँ चारों तरफ डिवाइन एनर्जी मौजूद थी। शियाओ को समझ नहीं आता कि आखिर वो किस जगह पर आ गया है। क्या हो सकता है कि ये जगह टाइम की उस नदी के अंदर ही बनी हुई कोई जगह हो? आगे एक अजीब सा गेट मौजूद था। शियाओ उत्सुकता के साथ उसे टच करता है, पर उसमें से काफी ग्रेट एनर्जी रिलीज हुई, जिससे वो काफी दूर चला गया और उस गेट के अंदर भी काफी सारी सोल बॉडी निकलती है। वो कहते हैं कि हमारी ताकत पर्याप्त नहीं है। ये सभी एशियन वॉर के समय के लोग थे जो युद्ध में पीछे नहीं हटे जबकि उनकी जान चली गई। ये पास्ट के कुछ सीन थे जिनकी शियाओ को झलक दिखाई दे रही थी, क्योंकि वो अभी टाइम स्पेस में मौजूद था, जिससे यहाँ चारों तरफ समय के कुछ टुकड़े बिखरे हुए थे। इन प्राचीन लोगों ने नाइन हेवन एंड टेन रियल्म के बचाव में अपना बलिदान दे दिया, पर उन नेदर वर्ल्ड के लोगों को जीतने नहीं दिया। शियाओ सोचता है कि वो युद्ध काफी क्रूरता से भरा हुआ है। ये सभी एशियन इमोर्टल युद्ध के अवशेष हैं। तभी हम वहाँ पर मौजूद एक फेरी को देखते हैं जो शियाओ पर नजर रखे हुए थी। वो कहती है कि जब से तुम यहाँ आए हो काफी प्रश्नों के साथ जूझ रहे हो, अब वक्त आ गया है कि तुम मुझसे बातचीत करो। और वो एक चुटकी के साथ उसे इनर हॉल के अंदर खींच लेती है। शियाओ रेस्पेक्ट देकर पूछता है कि क्या मैं जान सकता हूँ कि सीनियर आप हो कौन? वो फेरी बोलती है कि इस औपचारिकता की कोई जरूरत नहीं। वो फेरी ट्रू इमोर्टल और हीरोज में से एक थी, यानी वो उनकी एनर्जी से बनी थी। शियाओ उसके मिस्टीरियस ऑरा से हैरान हुआ पूछता है कि क्या ये एक ट्रू इमोर्टल हो सकती है? फेरी कहती है कि आखिर तुम किस ट्रू इमोर्टल की बात कर रहे हो? ये जगह जुनून की एक
तारबंद से बनी है। शियाओ को उसकी फाइट की भी एक झलक दिखाई दी जिसमें वो हार गई थी और वो यहाँ आ गिरी। और अब शियाओ को लगता है कि शायद हो सकता है कि यह जगह भी पहले एक युद्ध का मैदान रहा हो। और वो पूछता है कि आखिर अभी मैं वास्तव में किस जगह पर मौजूद हूँ। फेरी कहती है कि यह जगह पुनर्जन्म और परलोक भी हो सकती है, कौन जाने की यह जगह क्या है, पर किसी भी तरीके से तुम अब उस नश्वर संसार में नहीं हो जहाँ तुम रहते हो। शियाओ सोचता है कि मैं अभी तक मरा नहीं तो आखिर पुनर्जन्म के स्टेज में कैसे हो सकता हूँ। और वो कहता है कि मैं अभी भी असलियत में तो उसी नश्वर संसार में मौजूद हूँ, बस मेरी आत्मा यहाँ है। फेरी बताती है कि तुम्हें किसने कहा कि पुनर्जन्म को प्राप्त करने के लिए मरना जरूरी है। शियाओ कहता है कि मेरे लिए यहाँ आना सिर्फ एक ट्रिप की तरह था। फेरी बताती है कि पुनर्जन्म को समय के हिसाब से नहीं नापा जा सकता, अगर देखा जाए तो एक क्षण में भी पुनर्जन्म लिया जा सकता है और एक पल में देखा गया सपना भी पुनर्जन्म का रास्ता दिखा सकता है। शियाओ बोलता है कि तुम्हें कहना चाहती हो कि अगर कोई ध्यान लगाकर बैठता है और उसकी आत्मा अगर वोइड में भटक रही हो, साथ ही उसका मन ग्रेट दाओ में निवास करता हो, तो क्या इस वक्त भी पुनर्जन्म प्राप्त किया जा सकता है। फेरी हमें जवाब देती है और वाइन पीने लगती है। शियाओ से इस लेसन के लिए थैंक्स कहता है। फेरी कहती है कि मैंने अनंत वर्षों से चले आ रहे बेकार विचारों को सहा है, क्योंकि उसके पास जो वाइन मौजूद थी उनमें इस संसार के सभी विचार मौजूद थे जिनका वो वाइन के रूप में हमेशा सेवन किया करती थी। और वो उस बोतल में इमोर्टल वाइन एशियन इमोर्टल्स के रूल्स को भी समाहित करके रखती है, उसे एक प्याले में भर देती है और उसे शियाओ की तरह छोड़ती है और कहती है कि तुम भी उन विचारों को अनुभव कर सकते हो, पर इसे धीरे धीरे पीना। शियाओ उस प्याले को पकड़ लेता है पर एक ही घूंट में उस इमोर्टल वाइन को पी लेता है। इससे वो फेरी परेशान हो जाती है क्योंकि इस लापरवाही से शियाओ की सोल नष्ट हो सकती थी। वो बोलती है कि तुम इसे ऐसे ही नहीं पी सकते, पर शियाओ पूरी वाइन पी गया था और उसकी बॉडी से अब काफी तेज एनर्जी निकलने लगती है जो उस पूरी जगह में फैलने लग जाती है। और उस वाइन के एक प्याले से उसे एहसास होता है कि इस प्याले में ग्रेट दाओ एरा और पुनर्जन्म की यादें समाई थी और उसे पूरा यूनिवर्स नजर आता है जो लगातार विकसित हो रहा था। और वो एक पल में आकाश और पृथ्वी को स्पष्ट रूप से देख पाया और उसके अंदर इमोर्टल सीड होने से उसकी सोल को कुछ नहीं हुआ। साथ ही शियाओ को इससे कई सारा आत्मज्ञान प्राप्त हुआ और वो कहता है कि शराब में एशियन इमोर्टल के मार्ग और नियम समाहित है। फेरी हैरान हुई कहती है क्या आखिर तुम इस तरह की इमोर्टल वाइन को आखिर कैसे सहन कर सकते हो। शियाओ कहता है कि क्या मुझे तुम्हें एक और कप वाइन दे सकती हो। फेरी वापस लौट आती है और उस इमोर्टल वाइन की पूरी बोतल ही उसकी तरफ कर देती है, पर वो बताती है कि इसे पूरा पीना व्यर्थ होगा। उस बर्तन में मौजूद शराब की हर एक बूंद मैंने अरबों बार चखी हुई है, क्योंकि मैं इस दुनिया को खत्म करने वाली आपदा को रोकने का रास्ता खोजने की कोशिश कर रही थी। जल्दी एक बड़ी आपदा आने वाली है जिसमें सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि वो फ्यूचर से आई थी और उसने सब कुछ पहले से ही देखा हुआ था, पर उसे इस आपदा को रोकने का कोई भी तरीका नहीं मिला। हर बार समय खुद को दोहराता है और वो इसी प्रतीक्षा में थी कि कोई व्यक्ति उभर कर सामने आएगा और इस दुनिया के भाग्य को बदलेगा। वो बताती है कि एशियन इमोर्टल मेथड से पहले से ही असफल हो चुके हैं, यानी ये मेथड्स किसी भी काम के नहीं। अगर तुम इस दुनिया का भाग्य बदलना चाहते हो तो तुम्हें अपना एक नया रास्ता बनाना होगा जिससे इस दुनिया को विनाश से बचाया जा सकेगा। अगर तुम वही व्यक्ति हो जो सभी कानूनों को दोबारा लिखेगा और नई सुबह लेकर आएगा। शियाओ कहता है कि मैं नहीं जानता, पर मैंने अभी इस इमोर्टल वाइन का सिर्फ एक कप पिया है और एक प्याला आखिर सत्य की पुष्टि कैसे कर सकता है। भले ही आपने इसे अरबों बार पिया हो, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर व्यक्ति के निष्कर्ष अलग होते हैं, क्योंकि निष्कर्ष निकलने कभी बंद नहीं होते। भले ही हमारी हड्डियां टूट जाए या फिर खून बहने लगे, फिर भी निष्कर्ष निकलते रहेंगे। फेरी कहती है कि तुमने बिल्कुल सही बात कही। अगर तुम मेरे इस इमोर्टल वाइन के बर्तन को हिलाने की काबिलियत रखते हो तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि तुम ही वो चुने हुए व्यक्ति हो, क्योंकि वो 1000 धर्मा बोर्ड था जिसे कोई मामूली पेटिशनर छू भी नहीं सकता था। इसीलिए वो दोबारा कहता है कि अगर तुम इसे उठाने में सफल हुए तो इसका मतलब ये होगा कि युगों से चलती आ रही आपदाओं को खत्म करने की तुम आशा की एक किरण की तरह हो और तुम जो भी फैसला लोगे तुम्हें स्वयं ही इसका भुगतान करना होगा। इससे शियाओ की जान भी जा सकती थी। उसके उस धर्मा पोर्ट को छूने से पहले ही धर्मा स्क्रॉल एक्टिवेट हो गया था और एक फियर्स एनर्जी उसके ऊपर दबाव डाल रही थी, पर शियाओ को इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। उल्टा वो तो धीरे से मुस्कुराया और उसने आसानी से उस धर्मा पोर्ट को पकड़ लिया, पर इससे आकाश फटने लगा और उस पर कई सारे बिष्ट हमले एक साथ होने लग गए
थे, पर शियाओ इन हमलों पर ध्यान नहीं देता और उस धर्मापोर्ट से एक बूंद अपने मुंह में डाल लेता है, जिससे काफी तेज एनर्जी निकलती है और वो सभी हमले बंद हो जाते हैं। अब शियाओ उस प्याले को दूर फेंक देता है और उस पूरी इमोर्टल वाइन को ही जल्दी से पीने लग जाता है। इससे इतनी फियर्स एनर्जी निकली कि वो बिस्ट और बाकी सभी चीरते हुए पत्थर नष्ट हो गए और शियाओ की डिवाइन बॉडी पीछे नजर आ रही थी। फेरी हैरान हुई कि इसने इतने बड़े कर्म को सहन किया। वास्तव में तुम हो कौन जो इतना बड़ा अस्तित्व रखते हो? तभी वहाँ किसी के हंसने की आवाज आती है। वो कहता है कि फाइनली मैं तुम्हें ढूंढने में कामयाब हुआ। वहाँ आसमान में क्रेग उत्पन्न होने लगे और एक पोर्टल से जाइंट इविल एनर्जी से भरा हुआ हाथ तेजी से शियाओ की तरफ बढ़ रहा था। शियाओ को काफी पावरफुल विदेशी क्षेत्र का और महसूस हो रहा था, जिसका वो सामना नहीं कर सकता था। इसीलिए फेरी तुरंत आगे आ जाती है और वो इमोर्टल वाइन को डाल की तरह इस्तेमाल करती है, पर उस हैंड से कई सारे ब्लैक एनर्जी बॉल बाहर आ गई जो उस तरफ बढ़ रही थी। फेरी बताती है कि वांग तुम्हें मारने के लिए उन विदेशी दुश्मनों ने एशियन एरा के समय को पार कर लिया और ये अपने धर्मा बॉडी की मदद से हमला कर रहा है। वास्तव में काफी बेशर्म है। शियाओ भी बचाव के लिए कुनफेंग टेक्निक को एक्टिवेट करता है, पर उस विदेशी ओरा में इतनी शक्ति थी कि वो कुनफेंग टेक्निक बिखर जाती है। शियाओ परेशान था क्योंकि आज से पहले उसने इतना पावरफुल ओरा कभी महसूस नहीं किया। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।